नमस्कार। पटना हाई कोर्ट के अंदर एक नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके अंदर आप सभी 10वीं +2 ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर करीबन 80 से 100 वैकेंसी आप सबके लिए निकल चुकी हैं। एज की अगर बात करें तो 18 से 40 साल तक का कैंडिडेट इसको भर पाएगा। पूरी डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर भाई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं आप सबके लिए कोई नई वीडियो लेकर आऊँ फटाक देने से आप उस वीडियो को देख पाएँ और टाइम रहते उस फॉर्म को फिल कर सके। तो जैसे नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया कि पटना हाई कोर्ट के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसके अंदर करीबन 80 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती हैं। 30 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई और 22 में सैलरी की बात करूँ तो करीबन 45,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये सैलरी आपको दी जाने वाली है। उसके साथ साथ माध्यम बता दो, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर लेना है। फॉर्म बिल्कुल सरल तरीके से भरा जाएगा। कैसे भरना है वीडियो के आगे मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दो, वहाँ जाके आप पूरी डिटेल आराम से चेक कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एज 18 साल से यहाँ पर आपको देख रहे हो कि 27 साल तक की वर्ष आप होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखने जो SC ST OBC कैंडिडेटों को यहाँ पर छूट भी दी जाने वाली है। इस छूट की जिक्र हम करेंगे नोटिफिकेशन, उसके अंदर हम इसके एज का थोड़ा सा डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आप भी 10वीं +2 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बता दो कि इसके अंदर जो फीस है वो करीबन जर्नल की जो फीस रखी है करीबन 1100 रुपये रखी गई है। EWS की फीस है वो सेम 1100 रुपये रखी गई और यहाँ पर SC ST और PWD कैंडिडेट के करीबन 500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो बाकी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होने वाला है, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पर होगा, उसके बाद इंटरव्यू डेट आपको मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ एक बेसिक स्टेप में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाता है। बाकी हम इसको बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई कर लेना है। तो दोनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली जिस भी चीज़ को चेक करना चाहे वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर डेट के कौन सी पोस्ट के अंदर कितनी डेट यहाँ पर रखी गई है। तो उससे पहले थोड़ी सी पोस्ट के हम देख लेते हैं। जो 80 पोस्ट है किस प्रकार की होने वाली है। जो रिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी करीबन 26 पोस्ट यहाँ पर होनी है और रिजर्व पोस्ट है करीबन फीमेल की 9 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये ट्रांसलेटर की है, जो भाई हिंदी से इंग्लिश कर लेता है, इंग्लिश से हिंदी कर लेता है, उन सब के लिए। और जो नॉन ट्रांसलेटर है उसके लिए करीबन जनरल की 8 और वुमेन की करीबन 3 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। 8 ब्रोस के कैंडिडेट की सेम ये आपकी परफॉर्मा देख सकते हो आप, सेम इसी प्रकार का रहने वाला है। तो अगर आप भी SC OBC कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपको ट्रांसलेट का फॉर्म भरना है तो ये कुछ एक इस प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉन ट्रांसलेट का फॉर्म भरना, मेरे को हिंदी इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को लैंग्वेज कंपलसरी डिनोट करनी नहीं आती, तो आप अपने नॉन ट्रांसलेट के हिसाब से आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें जो जर्नल और EWS के कैंडिडेट है उसमें करीबन 37 साल तक का एज का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। और जो EWS की फीमेल अगर फॉर्म भरते तो करीबन इसके अंदर 40 साल तक का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। BC OBC कैंडिडेट है तो वो भी 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। SC ST के है तो वो 42 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर फिजिकल हैंडीकैप या आर्मी से आप रिटायर्ड वगैरह हैं तो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप 37 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देखकर ही फॉर्म अप्लाई कर लेना है आपको, क्योंकि एक चीज़ गलत होने के बाद आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी बेसिक सी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी, कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। उसके एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो उसका एग्जाम सिटी होगा वो कुछ एक इस प्रकार होने वाला है। तो अपने हिसाब से देख कर भरना। तीनों डिस्ट्रिक्ट में से कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे कर लेना। इसका लिंक भी मैं यहाँ पर अप्लाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे आप मेन वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको आने के बाद देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन। उससे राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन ID, पेमेंट वेरिफिकेशन। अब काफ़ी फार्मों में देखते हैं भाई कमेंट आते हैं कि भाई मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, मेरी पेमेंट फेल्ड हो गई, लेकिन उसका अभी तक मेरा को रजिस्ट्रेशन नंबर में नहीं मिला, क्या नहीं मिला। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उसका पहले ही एक अल्टरनेट पोर्टल यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया आपको, कि जैसे आपकी पेमेंट कट जाती है हर पोर्टल पर वेरीफाई नहीं हो पाती, तो इस लिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जैसे मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा उसके साथ साथ इस लिंक का अच्छे से प्रयोग करना आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसके अंदर क्लिक करूँगा कुछ एक बेसिक स्टेप को आपके सामने खुल के आएंगे, जिसको आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रिंट और पेमेंट आपको यहाँ पर कर लेनी है। इतना सब करने के बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। जो भी आपका नाम यहाँ पर रहने वाला है, आपकी जो मार्कशीट के हिसाब से वो आपको यहाँ पर मैंशन कर लेना है। ठीक है, कन्फर्म नेम करना है, यानी जैसे आपने SSC के अंदर फॉर्म भरते तो उसी प्रकार इसमें नेम कन्फर्मेशन मांगा जाता है। 2 बार आपको सेम नाम यहाँ पर मेंशन कर लेना है।
इतना सब करने के बाद पूछा जाएगा यू हैव चेंज योर नेम ऑन मार्कशीट। अगर मार्कशीट में नाम कुछ और है, इसमें कुछ और भर दिया, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका नाम सही है तो यस पे क्लिक, नो पे क्लिक रहने दे। उसके बाद फादर नेम आपको जो मेंशन है वो मेंशन कर लेना है। वो आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर लेना। मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। जेंडर आपका सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, कौन से वर्ष से हो। अगर आप बिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद डोमिसाइल पूछी जाएगी कि आपके पास डोमिसाइल कैटेगरी कौन सी है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो कर लेना है, क्योंकि उसके बाद जैसे आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हो तो आपको खाली जनरल पोस्ट से ही अप्लाई कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप फिजिकल वगैरह हैंडीकैप है तो इसको अंदर यस करें, नहीं था नो कर दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं था नो कर दें। उसके बाद पूछा पटना हाई कोर्ट के अंदर आपको जान पहचान है या नहीं है। अगर पहले कोई जॉब करी है तो यस कर दें, नहीं था नो कर दें। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है, या तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो 10वीं के अंदर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैंने आप टेम्परेरी मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहने वाला वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेल आईडी मेंशन कर लेनी, जो आपके पास रजिस्टर्ड मेल आईडी है। कई बार क्या होता है कि आप जो मेल आईडी रजिस्टर करते हो उस पर ओटीपी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वो एक्टिवेट नहीं होती। तो जो भी अपनी मेल आईडी रखते हैं वो उसको समय समय पे अपडेट रखा करो, यानी एक बार उसको खोल लिया, उसमें जो भी मैसेज वगैरह हैं वो चेक करते रहा करो टाइम टाइम, ताकि जब भी आपको फार्म भरवाने पड़े तो उसमें ओटीपी का इशू ना आए। काफ़ी फॉर्मों में आपने देखा होगा कि बच्चों के ओटीपी नहीं आते हैं, तो इसी कारण नहीं आते क्योंकि वो अपडेट ही नहीं करता, उसको देखता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद टर्म कंडीशन को एग्री कर लेना है, और बाकी एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है तो ओके कर दें, नहीं तो कैंसिल करके आप उसको सही कर सकते हो। तो फिलहाल डिटेल सही है, मैं उसके लिए ओके कर देता हूँ एक बार। तो जैसे ओके करूँगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और उसका पासवर्ड यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पीसी से भर रहे हैं तो इसको मैं एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ, ताकि मेरे को जैसे आगे फॉर्म में तो ज़रूरत पड़े तो मैं आपको इसको मेंशन कर पाऊँ, ठीक है। अगर आप मोबाइल में भर रहे हैं तो पेन से कहीं पे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, ये आपके आगे काम आने वाली है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने भरी है अगर वो सही है तो नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दे। जैसे ही फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेकंड स्टेप आपके सामने खुल के आ जाता है, जहाँ पर आपको बेसिक्स आपका एड्रेस प्रोफार्मा फिल कर लेना है। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं या आपका डुप्लीकेट एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर लेना है। वीपीओ में यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, चलो मैं इधर डाल लेता हूँ, कोई नहीं मेरा, ठीक है। एड्रेस लेना अगर इसमें कंपलसरी तो नहीं है, अगर आप खाली छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप किसी वार्ड या शहर में रहते हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो वार्ड नंबर या गली नंबर, जो भी आपके पास है वो आप मेंशन कर सकते हो। स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो। डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद कंट्री हो गया आपका, जिप कोड हो गया, जो भी आपका पिन कोड लगता है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप अपने एरिया के पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपका सेम एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप रहते हो और जिस पे आप स्टार्टिंग से रह रहे हो, अगर वो सेम है तो आपको यहाँ पर सेम मेंशन कर लेना है। तो इसके अंदर फटाफट से मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये एड्रेस ध्यान से भरने के बाद अगला स्टेप जो अपना खुल गया था उसमें पूछा जाएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ट्रांसलेट के लिए करना चाहते हो या खाली प्रूफ ऑफ रीडर के लिए करना चाहते हो। तो जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं बोथ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर बोथ सिलेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट प्रीफरेंस पूछ जाएगी। अगर फर्स्ट प्रीफरेंस कौन सी देना चाहते हो तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेट की दे देता हूँ। उसके बाद एग्जाम सेंटर पूछे जाएंगे, कहाँ के एग्जाम सेंटर भरना है, मुजफ्फरनगर का सिलेक्ट कर दिया, फिर पटना, फिर हाजीपुर। बाकी आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं जो आपके नियर बाई लगता है। मैं आपको श्योर नहीं कह सकता कि आपको मुजफ्फरनगर ही फिल करना चाहिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको देख लेना, आप मैरिड है अनमैरिड है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैरिड है तो आपके मिसेज का या आपके हस्बैंड का नाम पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। अगर मेरी तरह अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो ऑफ आईडी, आपके पास आईडी कार्ड में क्या है, आपका अपना आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड भी मेंशन कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं सजेशन करूँगा आप अपना आधार कार्ड ही मेंशन करें, और उसके बाद आधार कार्ड के आप नंबर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप नेशनलिटी इंडिया डिफ़ॉल्ट सेट रहेगी, आप इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद विजिबल मार्क, ये नॉर्मल से होता है भाई सबका, ये मोल ऑन फेस, लगभग फॉर्म में यही भरते हैं, आप अपने हिसाब से भर सकते हो। फिलहाल मैंने एक बार डिटेल्स शो करवाने के लिए आपको यहाँ पर भरा है। उसके बाद आपके पास कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इन सबको यहाँ पर नो कर दे। एनसीसी वगैरह है तो आप अपने हिसाब से देख कर भर लेना इस चीज़ को। इतना सब करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
ठीक है। जैसे ही आपने सबमिट ऑप्शन पर क्लिक किया, जो सेकंड स्टेज का डाटा था वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। उसके बाद 10वीं का बोर्ड आपने कौन से बोर्ड से की थी, कौन से स्कूल से की थी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्कूल का नाम है ना, पूरा नाम लिखना है, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, ये आपके अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नाम का गाँव का नाम आता है या डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, जो भी आता है आपको पूरा नाम मैंशन कर लेना। आपका जो भी बोर्ड रहा है वो आपको पूरा नाम मैंशन कर लेना है, जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। अगर HVAC बोर्ड से तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं, दिल्ली बोर्ड से है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी आप अपने मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद पासिंग आउट आपको सेलेक्ट करें, कौन सी पासिंग आउट आपने मेंशन की है, परसेंटेज में नंबर है या फिर ग्रेड में नंबर है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने नंबर आए हैं वो अभी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर कितने हैं आपके 10वीं में, तो वो भी आपको हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनका रोल क्या होता है कि अगर आपकी परसेंटेज 70 से ऊपर, 70, 72, 75, तो फर्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके 50 से और 70 के बीच में है तो सेकंड डिवीज़न, अगर 30 से और 50 के बीच में तो थर्ड डिवीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद +2 है, यहाँ पर कौन से आर्ट से आपने कर रखे हैं, साइंस से कर रखे हैं या आर्ट से कर रखे हैं, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कौन सा बोर्ड से किया है, बोर्ड ऑफ, गलत हो गया, एजुकेशन TION हरियाणा। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने जो भी पासिंग ईयर है वो आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसमें 2017। परसेंटेज कितने नंबर आपके, कितने में से कितने नंबर आए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। टोटल 500। उसके बाद डिवीज़न सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने बताया, अगर 70 से ऊपर तो फर्स्ट सेकंड वो आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने, कौन सी डिग्री कर रखी, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। BSc है 10वीं में या फिर जो भी है आपके पास। नेम ऑफ कॉलेज, कौन से कॉलेज से आपने की है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक बार फटाफट से भर लेता हूँ मैं इसको। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने पास। अगर आपके इंग्लिश में कोई भी एक सब्जेक्ट की नॉलेज थी, अगर आपके पास सब्जेक्ट था तो येस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, अगर हिंदी का ज्ञान आपको येस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, पासिंग ईयर होगी उसकी, कौन सी पासिंग ईयर है, परसेंटेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टोटल नंबर और माउस, सेम वही प्रोसेस किया तो 10वीं +2 में हमने किया था। उसके बाद अगर अदर कोई एजुकेशन है तो येस कर सकते हैं, था नो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैब खुल जाएगा जिसके अंदर आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, अगेन 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर पूछी जा रही है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले देनी है, ग्रेजुएशन डिग्री आपको मैंने मेंशन कर लेनी है। डिप्लोमा अप्रूव देना, जो भी कंप्यूटर का सिलेक्ट किया था। आधार कार्ड अप्रूव मेंशन कर लेना, और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास। अब ये इसमें काफ़ी बार खाली क्या छोड़ देता है, इसमें खाली मत छोड़ा करो, एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के इसमें ज़रूर अपलोड करा करो भाई, ताकि एक अच्छा सा इंप्रेशन जाता है अगले वाले के बंदे के पास। तो फटाफट से मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लोगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन लगनी है कि आपकी फ़ोटो आप करीबन साइज़ उसकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। ये मैंने खाली समझाने के लिए कर रखा है कि आप अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसके हिसाब से ही अपलोड करना जो भी इसने मांग रखी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जितने भी डिटेल भरी है ना, साफ सुथरे अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको ओके लगता है तो इसको सबमिट कर लेना। आपको अगर इसमें कोई करेक्शन करनी है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर करेक्शन करनी है तो आप बैक जा सकते हो, अगर आपको करेक्शन नहीं करनी है तो पेमेंट डायरेक्टली पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपनी बेसिक सी डिटेल थी, ऐसा आपको फार्म भरना है। अगर फार्म के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है, कोई स्टेप क्लियर नहीं हो पाता, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना भाई, मैं सही कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट वहाँ पे क्लियर करने की। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपने अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि इससे बेहतरीन जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम मेरे भाई।